नमस्कार, जन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जन नेक्स्ट यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम युवाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। उनके ऐसे मुद्दे जिनसे युवाओं का सरोकार होता है, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, ऐसे मुद्दों पर हम अपने युवाओं की राय जानते हैं। और आज एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा है ट्रिपल तलाक का, जो आजकल तमाम जगहों पर छाया हुआ है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ट्रिपल तलाक के संदर्भ में युवाओं की क्या भूमिका हो, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उसके अलावा कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर मिराज हुसैन हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे भी इस विषय में राय जानेंगे। तो सबसे पहले इस विषय के संदर्भ में कि ये विषय है क्या, आखिर ट्रिपल तलाक का मामला क्या है, क्यों इतना हंगामा बरपा है, इसको लेकर के विवाद क्या है, इसके विषय में डॉक्टर मिराज से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिराज, ये विषय है क्या, आखिर इतना क्यों हंगामा है, इसको लेकर के विरोध क्या है, बात क्या है आखिर? देखिए, कोई भी मामला हो आज देश में, सबसे पहले जरूरत इस बात को जानने की है कि उसके लिए सीरियसनेस कितनी है जी। क्या संजीदगी है या सिर्फ एक गुब्बारा बनाया जा रहा है किसी विषय को लेके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है, आज जो ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया गया है, उस पर जितने भी मीडिया हाउसेस जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनमें से 90-95% लोग यही नहीं जानते कि ये मुद्दा है क्या। तो सबसे पहली जरूरत तो इस बात की कि संजीदगी से इस मुद्दे को समझा जाए, तब उस पर कोई राय कायम की जा सकती है कि ये सही है, गलत है, क्या इस पर जो है एक राय हो। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को उठाया है, तो गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस स्टेज से पहले प्रधानमंत्री से ये कहूंगा कि वाकई इस पे आपके विरोधी और आपके कुछ साथ वाले दोनों इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। उन दोनों को रोकने की आपकी जरूरत है, क्योंकि मुद्दा जब किसी धर्म से रिलेटेड हो जाता है तो वो सेंसिटिव हो जाता है। और जब भी कोई इशू सेंसिटिव हो तो उसकी सेंसिटिवनेस को समझते हुए उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरीके से इसको मीडिया हाउसेस के अंदर उठाया जा रहा है, इस मुद्दे की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, इस मुद्दे की सीरियसनेस कम होती जा रही है, और ये मुद्दा ज्यादातर एक डिबेट बन के रह गया है बतौर इसको सीरियसनेस जो होनी चाहिए इसकी गवर्नमेंट की, उसको हटा के। मेरा ये मानना है कि फिलहाल ट्रिपल तलाक के इशू पर सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बननी चाहिए। और कमेटी किसकी? जो लॉ के जानकार हैं, यानी मुस्लिम लॉ के जानकार, उसमें मुस्लिम लॉ में पीएचडी भी होता है, तो उसकी पहले एक कमेटी बने और वो कमेटी इस चीज को देखे कि इसके अंदर क्या क्या कुरीति है, अगर है कि नहीं है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे कि इसे किस तरीके से हम इंक्लूसिव ग्रोथ के रोल मॉडल में, जो हमारी गवर्नमेंट का मॉडल है, उसमें शामिल कर सकें। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, दूसरी चीज इसकी इंक्लूसिवनेस की क्या इसमें कुरीति है वो क्लियर आउट हो पहले जनता के सामने। क्योंकि हमसे आज खुद 100 लोग ये सवाल पूछते हैं कि एग्जैक्टली मुद्दा है क्या। अगर आप ट्रिपल तलाक की बात करें तो मेरा निकाह हुआ, वो भी ट्रिपल हुआ। मैंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, मेरी बीवी ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गया। अब अगर ऐसे में समझा दूं सामने वाले को कि तलाक 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 हो गया, ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, और गंभीरता जब आप समझेंगे तब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यानी स्टेप 2 क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे आप एक वर्ग को शामिल करें, इसकी जरूरत गवर्नमेंट की है, तो इसको आप लेके जाएंगे। तो यानी कि जो आपने बात कही कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और ये एक बड़ा ऐसा विषय है कि जैसे ये मुद्दा आया, इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हुआ, जैसे डॉक्टर मिराज ने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि समानता के अधिकार सबको मिलना चाहिए, सम्मान और गरिमा से। एक वर्ग की अगर आधी आबादी को उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, और ऐसे मुद्दे पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक सेक्शन की अगर महिलाएं हैं, अगर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको दुरुस्त करने की बात है। तो इस तरह से सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम ऐसी कंट्रीज हैं, तमाम इस्लामिक देश भी उसमें शामिल हैं, जिसमें ये इस ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया जा चुका है। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसको लेकर के क्यों इतना हंगामा बरपा है? देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी मजहबी परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं इस मुद्दे को महिलाओं से जोड़ के और सोशल जस्टिस से जोड़कर इसको देखना चाहूंगी कि अगर ये इतना सिंपल मुद्दा है, जैसा मेरे दोस्त बता रहे हैं, तो इस पे इतना हंगामा क्यों है? अगर इसका राजनीतिकरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और अगर कहीं रोष है, कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उनको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है?
आज तक तो इन सब चीजों पे ये नहीं हुआ कि भाई ये तो बड़ा ही सिंपल मुद्दा था, इस पे बात नहीं हुई। लेकिन अगर आज इस पे बात हो रही है, अगर एक सेक्शन है जो चाह रहा है कि इसको एड्रेस किया जाए, इसके बारे में बातचीत हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत जैसा कि उन्होंने कहा, जब इंक्लूसिव प्लान की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति भी आ जाती है कि महिलाओं की स्थिति जो अगर डाउन ट्रोडन है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको एम्पावर्ड किया जाए। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे जोड़ूंगी जो इन्होंने बात की उसमें कि हमें कोई एक थोड़ा सा एक सर्वे सा भी करना चाहिए जहां हमें देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत तलाक हो रहे हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं जो इससे पीड़ित हैं। और जहां तक मामला मजहबी मामला है या जहां तक इसको सामाजिक मामला, मैं इसको बिल्कुल सामाजिक नजरिए से देखना चाहूंगी कि अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन हो सकता है तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। देखिए, जैसे आपका ये कार्यक्रम है, ये जेन नेक्स्ट कार्यक्रम है, ये युवाओं को एड्रेस करता है। तो आज क्या हम अपनी सोसाइटी को, हम अपनी समाज को ऐसा बनाना चाह रहे हैं जहां हम अपने युवाओं को इंस्पायर कर सकें कि वो फैमिली लाइफ में आए, फैमिली संस्कार, इस तरह की चीजें हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर आप जनरल उससे देखें तो डिवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप उसका स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो मुस्लिम उसमें बहुत कम डिवोर्स रेट है। लेकिन उसके दूसरे रीजंस हैं जहां फैमिली टूट रही है, जहां डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शादी के इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए, शादी के इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं रोष है, महिलाएं अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई सुबह उठता है पति, अभी मैंने कहीं खबर पढ़ी कि एक आदमी था, उसने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने जो है उसको बगैर मेकअप के देखा, एंड ही हैड नेवर सीन हर विदाउट मेकअप, सो ही डिडंट लाइक हर, सो ही गेव तलाक। तो इस तरह के जो मजाक, इतना पवित्र रिश्ता शादी का, इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता जिससे हमारी फैमिली वैल्यूज आगे बढ़ेंगी, सोशल पैराडाइम हमारा दायरा आगे बढ़ेगा, उसको अगर हम इतने मजाक में, इतने हल्के में लेंगे। और वाकई दुख होता है जब इस पे राजनीति होती है, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं है, इस पे डिस्कशंस होते हैं, राजनीति होती है। मुझे लगता है इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक कम्युनिटी से रिलेटेड इशू है, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के विद इन भी एक विश्वास डेवलप करने की जरूरत है। उसके साथ साथ सरकार को भी जो है उनके प्रति एक विश्वास डेवलप करना है। कहीं ना कहीं नियत जो है, अगर कम्युनिटी को कोई लग रहा है कि उनके राइट्स चले जाएंगे, अचानक जो है वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लकीर की फकीर है वो बदली नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, तो जो आपने बात कही, वास्तव में अगर देखा जाए तो मीडिया का भी इसमें रोल है। इस संदर्भ से है कि जब किसी भी विषय पर, किसी ऐसे विषय पर जब डिस्कशन हो तो उसको डीरेल ना करें, हर चीज को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर मिराज ने कहा कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा सबका साथ सबका विकास, तो फिर वही बात आके अटक जाती है कि किसी एक वर्ग की कुछ सेक्शन को अगर दबा के रखा गया या महिलाओं के साथ में अगर कोई अन्याय है तो सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। तो यानी जेंडर इक्वालिटी की बात है जिसमें सबको साथ आना चाहिए। देखिए, मैं इसमें दो चीजें पहले कहूं। पहले नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है कि हर 90 मिनट के बाद एक औरत को दहेज के लिए इस देश में मार दिया जाता है। अब ये औरत के हुकूक की बात है, सोशल बात है, इट्स नॉट अ रिलीजियस टॉक। अगर हर 90 मिनट के बाद एक औरत इस देश में मारी जा रही है, एक बात बहुत कॉमनली मीडिया में आती है कि शराब पी के किसी ने जो है 3 बार तलाक कह दिया और वो तलाक हो गया। मैं कह रहा हूं शराब पी के ना भी कहा जाए, आप बात समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं शराब पी के ना भी कहा जाए, जो ट्रिपल तलाक की बात है, जो उससे उपड़े हुए, जो उससे गुजरी हुई महिलाएं हैं, उनकी बात हो रही है। तो बात इस बात की है कि उनको क्यों ना संविधान सम्मत किया जाए, कोई ऐसी चीज ना की जाए जो कानून के दायरे से अलग हो। अच्छा, बात इस बात की हो रही है, बात यह कहा जा रहा है कि किसी एक समाज में महिलाओं के एक वर्ग को आप किसी भी तरह के कानून के नाम पे या कोई भी किसी भी तरह के, वो किसी भी धर्म में हो सकता है, उसके पर्सनल लॉ के आधार पर आप उनका शोषण नहीं कर सकते। देखिए, इस देश में एक संविधान की कोशिश की जा रही है। इस देश में सर एक संविधान है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 की मैं बात करूं, वो कहता है आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, आप अपना कस्टम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा कस्टम ये है कि मेरे वालिद, मेरे फोरफादर्स सफेद रंग की टोपी सिर पे लगाते थे। देखिए, सफेद रंग मैं पूरी बात कहूं, कहने दीजिए मुझे। आप सफेद रंग की टोपी लगाते थे और ये मेरी नस्लों ने लगाया, कल को आप ये कह दीजिए कि इस टोपी को उठा दो, हो सकता है गवर्नमेंट हटवा दे जी, लेकिन
ये कब होगा? जब ये बात कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुरीति पैदा कर रही होगी। जैसे कुरीति क्या पैदा कर सकती है? जैसे एक जमाने में बाल विवाह, एक जमाने में सती प्रथा, इन चीजों ने कुरीति पैदा की। अब मैं आपको बताऊं कि 21 देश, करीब करीब मुस्लिम 21 देश ऐसे हैं जो ट्रिपल तलाक की डेफिनेशन को चेंज कर चुके हैं, क्योंकि ये शरिया नहीं है, ये हनफी लॉ है। हनफी लॉ और शरिया में फर्क है। अब क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है इस देश के अंदर, जब मीडिया इतनी तेज बात को उठा रहा है कि आप क्या कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं, कि इस पर सवाल है। मैं इस पे बताऊं, इस बात की भी हो रही है का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ऐसे कानून को अवैध कहा जा सकता है जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है? नहीं, देखिए, टॉपिक अवैध की बात नहीं नहीं, देखिए जो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर दिक्कत है कहीं तो उस पे डिस्कशन हो, लेकिन उसको एक हाइप करके उसको कि बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति है, ऐसा नहीं, लेकिन है, ऐसा है। अगर इस वजह से कोई एक महिला भी अगर प्रताड़ित है, अगर उसको भी प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जब 21 देश इस पे काम कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई इस्लामी कानून या मजहब की जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मैं आम उसमें समझती हूं, मुझे ये लगता है कि सब विद इन कम्युनिटी इटसेल्फ सब इससे अग्री भी नहीं करते हैं। शिया कम्युनिटी जो है उनका अलग पर्सपेक्टिव है और भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो अगर प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ तलाक के बिदअत जिसकी बात हो रही है, 3 बार तलाक कहने की, फैक्ट से आप तलाक भेज दीजिए, आप SMS से तलाक कर दीजिए, आपकी बीवी ने मेकअप नहीं किया आप तलाक दे दीजिए। ये तो कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है, परसेप्शन जो बन गया है, जो हमने एक परसेप्शन बना लिया है कि ये बहुत आसान है। तो अगर कहा जाता है कि जो दीन के करीब जो लॉज हैं, तो तलाक जो है सबसे ज्यादा नापसंदीदा कानून है माना जाता है, बिकॉज एक बहुत बड़ी बात है कि रिलेशन का टूटना। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव पे देखें तो उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ना इस तरफ होनी चाहिए रिजिडिटी, ना उस तरफ होनी चाहिए रिजिडिटी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस, जो नीति बन रही है, जो रूल आपने कहा कि उनको न्याय, आप देखिए कितने कानून है, डाउरी कानून है लेकिन इट्स इलीगल, सब लेते हैं, बहुत बुरी हालत है। जैसा कि बात इसी बात तो उसको कानून बना हुआ है। मैं वही कह रही हूँ कि लेजिटिमाइज कौन करेगा? हमारा समाज करेगा, हम आप करेंगे। जब तक हम आप इसको बुरी नजर से नहीं देखेंगे, हम इसको कंडेम सोशली नहीं कंडेम करेंगे तब तक। लेकिन अगर हमको वहां न्याय नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को राइट है कि वो लॉ से और रूल से और कॉन्स्टिट्यूशन से अपना हक मांग सकता है। उसमें कोई उनको ये नहीं कहेगा कि आप ये नहीं मांग सकते, आप इसके लिए नहीं जा सकते। मुझे उससे आपत्ति। मैं इसमें एक बात कहूँ, देखिए अबू दाऊद हमारी बहुत जानी मानी किताब है, उस पर लिखते हैं कि टू अल्लाह द मोस्ट वनरेबल अमंग द लॉफुल थिंग्स इज डिवोर्स। मतलब सबसे जो गई दूसरी चीज है लॉफुल चीजों में, वो अल्लाह कहता है। और उसको इतना आसान फिर कैसे बना दिया? इतना आसान नहीं बनाया जाता। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखिए कोई भी चीज की जाएगी ना, उसको करने का एक तरीका होता है। अगर बच्चे को पहले पढ़ाया जाएगा तो पहले उसे ग्रेजुएशन नहीं करा दिया जाएगा, पहले उसे किंडरगार्टन डाला जाएगा, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए पहले सरकार को एक हल्ला खड़ा करने से पहले एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए मुस्लिम शरिया लॉज के जानकार की। वो कमेटी एक सर्वे करे। मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूं कि सरकार ने हल्ला खड़ा किया है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। तो ये अगर कुछ लोग उसको लेकर के इस बात पे सवाल उठाते हैं कि इलेक्शंस हैं इसलिए उठाया गया या ऐसा कोई बात है, तो ये ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा देश है जहां पर हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो जब आप विकास की बात करेंगे, किसी सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो हर बार आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनका मानना है। बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं विश्व पर अपना असर, दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर दुनिया की सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम
चर्चा कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के मामले में आखिर युवाओं की क्या भूमिका हो, उनका क्या रोल हो। और यहां पर जो बात निकल कर आई है कि ये अगर एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, तो समाज में परिवर्तन के जो वाहक हैं वो हमारे युवा हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ ढेर सारे युवा साथी हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर के। सर, जो ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा है सर, जैसे निकाह के समय कहा जाता है दोनों, यहाँ तक कि जो पति होता है वो भी कहता है कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार, और पत्नी भी कहती है। और जबकि सर तलाक के मुद्दे पर केवल पति कह देता है तलाक 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 तो हो जाता है सर। तो ये गलत है सर। हमारे समाज में सर अगर औरतों को अधिकार देना है तो सर उनको इस टाइप के जो धार्मिक अधिकार है सर, इसमें भी चेंज करने की जरूरत है, और उन्हें ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो भी इन सब मामलों में मतलब अपना पक्ष रख सके, और इस तरह सर इसको चेंज करने की जरूरत है। यानी उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हाँ, आप सर, ये बात जो है आज ही उठी है, बट पहले भी होगी, ये पहले भी मतलब इसको मानते होंगे मुस्लिम जो लोग हैं। तो ये अब जो आ रही है, तो पहले इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए थी और हमें करना चाहिए था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के तमाम का हम आपके गेस्ट हैं जो वो इस बात का जवाब देंगे। कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ से, आप लोग आप जी, मेरा कहना है, मेरा किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा कहना यह है कि जैसे आप मेरी भाषा पे ना जाए, मेरी शैली पे ना जाए, केवल भावनाओं को समझे। मेरा कहना है कि जैसे कोई हस्बैंड है, वो शराब पीता है और शराब पीता है और नशे में अपनी पत्नी को बोल देता है तलाक तलाक तलाक। तो क्या हम उस समय उस चीज को मान लें तलाक तलाक? वो जब वो होश में ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि उसका तलाक हो गया है? मेरा कहना यही है। आप हमें पढ़ाया जाता है अक्सर कि हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता संविधान से ऊपर। लेकिन फिर भी अगर किसी भी धर्म में ऐसा है कि कोई भी कुरीति पाई जाती है या कुछ भी, तो जरूरी है कि हम उन कुरीतियों को थोड़ा मिटाएं या फिर दूर करने की कोशिश करें। कोई भी मजहब जो है वो कोई भी डिस्पैरिटी नहीं फैलाता, अगर आप वाकई जाके उसका अध्ययन करें, पढ़ें, कोशिश करें जानने की। लेकिन दिक्कत आती है उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके लागू होने में। आज तक ज्यादातर ये देखा गया कि हम पितृसत्तात्मक, जिसको पेट्रियार्कल सेटअप कहते हैं, हर चीज पितृसत्तात्मक उससे पेश की जाती है, तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में वो प्रॉब्लम है। और एक चीज है कि केवल यही एक ऐसा इशू नहीं है कि आप 3 बार तलाक देके आप जो है वो हो जाते हैं। और इस्लाम में भी जैसा मैंने कहा कि कई ऐसे फिरके हैं जो इसको नहीं मानते हैं। लेकिन दिक्कत यही आ रही है जब आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको प्रॉब्लम है इससे। शराब पीने की भी तो बहुत बड़ी सजा इस्लाम में, मुझे लगता है कि आज तक किसी को सजा मिली है? मतलब मिराज भाई बताएं मुझे कि जो इस्लामी तरीका है कि शराब पीने पे क्या सजा मिलनी चाहिए, कितने कोड़े पड़ने चाहिए, क्या उनको वो उतने कोड़े मारे गए? तो आपका बिल्कुल नजरिया सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो हल्ला इन सब बातों पे ही मचाया जा रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो है जो आपको लॉ के थ्रू मिल रही है, तो वो तो मेरा यही मानना है कि बैठना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रहा है उसके इंटरप्रिटेशन में, हमें कोई भी विंडो क्लोज नहीं करनी चाहिए कि भाई हम नहीं, भाई ये हमेशा से होता आ रहा है, ऐसा होगा। और मेजर सेक्शन जो है इवन विद इन कम्युनिटी वॉइसेस हैं जो इसके खिलाफ हैं और चाहते हैं कि चेंजेस आए। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक विश्वास कम्युनिटी में क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इस वक्त इलेक्शन का माहौल है तो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अगर वाकई सीरियसनेस है, और होनी चाहिए सीरियसनेस, जो मुझे लगता है कि है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, इस पे स्टैटिस्टिकल कलेक्शन होना चाहिए, डाटा कलेक्शन होना चाहिए। और अन्याय अगर एक के साथ भी हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो भी उसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई 10 औरतों के साथ ही होता है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो पर्सपेक्टिव है कि अगर एक महिला को भी न्याय मिल रहा है, आखिरी जो लिमिट है उस तक भी अगर किसी को न्याय मिल रहा है किसी वजह से, तो उसको समझा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ जो एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और डेमोक्रेसी का तो मतलब ही ये है कि सबको, जैसा कि आपने अपने बिगनिंग में आपके शुरुआती उसमें आपने कहा कि सबको जो है इसका श्रेय मिलना चाहिए, और सबको, डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी जब तक सब लोग उसका फल नहीं भुगतेंगे। तो वो इशू समझना चाहिए। डॉक्टर मिराज, उधर के कुछ बच्चों के सवाल आपके। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ बताऊं, संविधान क्या है। संविधान में
जो संविधान बना देश का, उस संविधान ने सबको अपनी हर तरीके की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता भी है, आपकी सामाजिक स्वतंत्रता भी है, आपकी कपड़े पहनने की स्वतंत्रता भी है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता भी है। अब ये आपको डिसाइड करना है, आप क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे सोएंगे, कैसे नहाएंगे। इसमें गवर्नमेंट आपको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि शराब पी के कोई आदमी तलाक कह दे। मैं तो मुस्लिम विषय को जानकार नहीं हूं, ऐसे सोचता हूं। सबसे पहली बात, मुझे घर में सिखाया गया कि शराब पीना इस्लाम में हराम है। अब बताओ, एक आदमी हरामकारी करके मस्जिद में तो घुस नहीं पा रहा है, नमाज पढ़ना उसका अलाउ नहीं है, ठीक है, किसी दरगाह में नहीं जा सकता, शराब पी के भगा दिया जाएगा। तो यार अगर अब वो जाएगा कहाँ, शराब पी के घर जाएगा और वो तलाक देगा, तो वो तलाक तो मेरे हिसाब से इलिजिटिमेट हो गया। ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, जब आप खुद कह रहे हो कि वो होश में नहीं है और वो कह रहा है। दूसरी बात, अब आपको घर जाके आप सब लोगों को एक करना चाहिए कि पहले निकाह का तरीका और तलाक का तरीका शरिया लॉ में क्या है वो पढ़ना चाहिए कि कैसे होता है। इसका ये मतलब नहीं, ये तो हमने क्या कर लिया है कि कौवा कान लिए भागा जा रहा है, हम सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं। कोई आदमी अपना कान चेक नहीं कर रहा कि वो कहां है एग्जैक्टली। सबसे पहले जरूरत क्या है कि मसले की गंभीरता को समझिए आप, उसके बाद जब आप उस पर रिप्लाई करेंगे ना तो बहुत कॉन्क्रीट और मुकम्मल होगा। दूसरी बात, सरकार की नीयत पे मैं बात कर दूं, सरकार इस चीज को करना चाहती है, नो डाउट। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि इतने साल के बाद एक बहुत ही अहम इश्यू के बारे में सोचा गया जी। इसी तरीके से जब आप किसी कम्युनिटी की कोई चीज चेंज करते हैं तो सबसे पहले उस कम्युनिटी को यह एहसास होना चाहिए कि जो आदमी चेंज करने जा रहा है वो मेरा अपना है। ठीक है, तो विश्वास जब गवर्नमेंट जगा देगी ना, अपने आप रिनोवेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर किसी से आप बात करिए, मैं किसी दोस्त से अपने बात कर रहा था, उसने बोला मुसलमान इलाकों में अगर मैं चला जाऊं दिल्ली में तो बड़ी गंदगी होती है। मैंने कहा मैं अभी दुबई से आ रहा हूं, कहीं एक जर्रा जो है मुझे वहां पे गंदगी नहीं दिखाई दी, वो भी मुसलमान इलाका है। तो इलाके से नहीं होता, सोच से होता है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है, सोच से होता है, इलाके से नहीं होता। इस बात से वही मैं बात आपको कह जाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये नियत उन्होंने कर ली है तो समाज के हर हिस्से से लोगों को लें, उनको जोड़ें और अंदर जाके, क्योंकि ये माइनॉरिटीज की बात है, मुसलमानों की स्पेसिफिक बात है, कोई इसमें दूसरे धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंदर जाके उनको बताएं कि ये बात बिल्कुल सही है। जब इस बात पर एग्रीमेंट बन जाएगा तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा, किसी लॉ को भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि वास्तव में इस पे एक बहस की, स्वस्थ बहस की जरूरत है। बात इस बात की हो रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए और सीधे सीधे अगर किसी धर्म से जुड़ा हुआ है इसको किसी धर्म से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है और इसके टाइमिंग पर भी प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ में एक आदत होती है कि किसी भी चीज को राजनीति से जोड़कर उसके साथ में तमाम सवाल खड़े करते हैं, तो कई बार जो रियल इशू होता है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए इस संदर्भ में यह जानना और समझना भी जरूरी है कि जो हमारे युवा हैं वो उसके साथ में, वो इसमें आगे आएंगे, वो इसमें अच्छे वाहक की भूमिका बनेगी इस परिवर्तन में। जैसा कि डॉक्टर मिराज ने अभी कुछ देर पहले कहा कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, या आप बात दहेज की करें, उसके खिलाफ कानून बना। इसी तरह से बात संविधान में कानून बनाने की हो रही है और अगर एक बार कानून बन गया, उसके खिलाफ अगर समाज खड़ा होता है, इसके लिए एक स्वस्थ बहस होती है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा और एक सार्थक परिवर्तन आएगा। तो इसी कड़ी के साथ में, इसी नोट पर हम अपने इस बहस को यहां पर अंत देंगे और विराम लेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि जो हमारे युवा हैं वो नए परिवर्तन के वाहक बनेंगे, समाज में सार्थक परिवर्तन लाएंगे और आगे ले जाएंगे। तो आज के हमारे इस शो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।